आज मैं हिंदी भाषा के विषय में आपको विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न आता है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं या सुनकर, पढ़कर स्वयं दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। उस साधन को भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से दूसरों तक अपने विचार पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुन करके या देख करके भाव को हम ग्रहण करते हैं, उसके विचारों को, उस साधन को भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति आँखों, हाथों या अन्य अंगों के द्वारा अपने विचार या भाव दूसरों को समझाता है, जब कोई व्यक्ति आँखों, हाथों या अन्य अंगों के द्वारा अपने विचार या भाव दूसरों को समझाता है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो इशारे से बात की जाए वो क्या है भाषा? सांकेतिक। जब कोई व्यक्ति मुँह से बोलकर अपने भाव प्रकट करता है, तब वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। और ध्वनि चिन्हों के माध्यम से मनुष्यों द्वारा जब आपस में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। कहने का मतलब यह है, क्या हुआ कि जब केवल इशारे से किसी की बात को हम समझें या किसी को समझाएं तो वो भाषा सांकेतिक भाषा, और जब हम मुँह से बोल करके या किसी की बात को सुन करके उसके विचारों को समझें तो वो हो गई मौखिक भाषा। और जब हम ध्वनि चिन्हों के माध्यम से किसी के विचार को ग्रहण करें और अपने विचार उसको समझाएं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। इन तीनों भाषा प्रकारों में सांकेतिक भाषा सबसे अपूर्ण एवं अस्पष्ट होती है। इसके द्वारा निश्चित अर्थ को व्यक्त करना अत्यंत कठिन होता है। मौखिक और लिखित भाषा का विशेष महत्व होता है। व्याकरण का संबंध विशेष रूप से लिखित भाषा से होता है। व्याकरण का संबंध लिखित भाषा से है। व्याकरण किसे कहते हैं आप बोल लें? जिस विद्या के द्वारा हमें किसी भाषा का ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आ जाता है, उस विद्या को व्याकरण कहते हैं। जिस विद्या के द्वारा हमें किसी भाषा का ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, समझना और बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है और उस मूल ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा के लघुतम इकाई को मूल ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को मूल ध्वनि कहते हैं और उस मूल ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कह दिया आ, का, चा, टा, पा, हा, ये सब क्या है? वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कह दिया घर, नमक, कपड़ा, ये सब क्या है? वर्णमाला। और वाक्य, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या को लेकर थोड़ी मत भिन्नता मिलती है, लेकिन फिर भी जब कई वर्णों के समूह अलग अलग लिखे हों, कई वर्ण अलग अलग लिखे हों और व्यवस्थित क्रम में कई वर्ण व्यवस्थित क्रम में लिखे हों, अर्थात वर्णों के समूह जब व्यवस्थित क्रम में लिखे हों तो उसे वाक्य कहते हैं। वैसे हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 51 मानी गई है।
पहले क्या होते हैं, मूल से पहले होते हैं स्वर। आ से लेकर औ तक 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। छोटा, बड़ा, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, ओ, औ, ये है 11 स्वर वर्ण माने जाते हैं। इसके बाद होते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, और जो अन और आह ये अयोग वाह माने जाते हैं। क्या है, अन और आह ये अयोग वाह माने जाते हैं, अर्थात इनका संबंध बिल्कुल अलग है। फिर आता है कवर्ण, का, खा, गा, घा, अंग। जिन अक्षरों को बोलते समय जिह्वा कंठ के कोमल भाग को स्पर्श करती है उन्हें कंठ कहते हैं, का, खा, गा, घा, अंग। फिर आता है चवर्ण, कंठ, ताल। ताल क्या होते हैं, चा, छा, जा, झा, या और सा, ये सब क्या है, तालव्य। जिन अक्षरों को बोलते समय जीवा ताल को स्पर्श है उसे कहते हैं तालव्य। और का, खा, गा, घा, अंग, हा भी विसर्ग, हा भी जो है विसर्ग है, हा जो है वो कंठ में आता है, हा कंठ में आता है, और विसर्ग भी कंठ में आता है। जिन अक्षरों को बोलते समय जीवा मूर्धा को स्पर्श करे उसे कहते हैं मूर्धन्य। टा, ठा, डा, ढा, रा, रा और मूर्धन्य सा, सब क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य है। और इसके बाद क्या होता है, दंत, ता, था, दा, धा, ना और री, ऋढ़, ऋढ़ और मूर्धन्य सा, ये सब क्या है, ता, था, धा, ना, ली, ता, था, दा, धा, ना, ली और सा, ये जो है दंत में आते हैं। इसके बाद पा, फा, बा, भा, मा, ये सब होठ। जिन अक्षरों को बोलते समय जीवा दोनों होठों को छुए उसे ओष्ठ कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ऊ, ये सब क्या है, ओष्ठ है। ए कंठ और ताल कहलाते हैं। ओ और औ ए कंठ और ओष्ठ कहलाते हैं। वा दंत और ओष्ठ कहलाता है। यहाँ कहते हैं अंग, या, अड़ा, नामा, अंग, या, अड़ा, नामा, ये अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि इन अक्षरों को मुख्यतः नाक से भी बोल दिया जाता है। जैसे कहा भोजन किया, भोजन किया, तो ये ना जो है, ना, अंग, या, अड़ा, मा, ये सब क्या है, अनुनासिक है, अनुस्वार भी कहते हैं इनको। और इसके अलावा डा और ढा ये टा वर्गीय व्यंजन है। या वा जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं, या वा अर्ध स्वर कहलाते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। अब आती बात व्यंजनों के कितने व्यंजन 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और वसु, ऊष्म। का से लेकर पा तक जो 25 व्यंजन है, का से लेकर पा तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, लावा अंतस्थ कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। या, रा, लावा ये अंतस्थ कहलाते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा के उच्चारण से गर्भ हवा निकलती है। दंत सा, मूर्धन्य, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, इनके उच्चारण में मुंह से गर्भ हवा निकलती है, इसलिए ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। अब कुछ और भी ध्यान रखना है आपको। क्या, अल्प प्राण और महाप्राण। संस्कृत में हवा को प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के उच्चारण में मुंह से हवा निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। का, गा, अंग, चा, जा, ञा, टा, डा, अणा, ये सब क्या है, अल्प प्राण। या, रा, लावा अंतस्थ, ये भी सब अल्प प्राण है। इसके अलावा जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती है मुंह से उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। जैसे खा, घा,
छा, झा, ये सब क्या कहलाते हैं? महाप्राण। इसके अलावा दंत सा, मूर्धन्य सा, तालव्य सा और हा, ये भी महाप्राण कहलाते हैं। अंतस्थ 11 लावा अल्पप्राण और दंत सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और हा, ये महाप्राण कहलाते। एक चीज का ध्यान रखिए। घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है और स्वर की तंत्रियों में झनकार पैदा होती है, उन्हें कहते हैं घोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, गाघा, अंग, जाझा, या, ये सब क्या कहलाते हैं? इन्हें घोष कहते हैं। इसके अलावा यारा, लावा, ये भी घोष वर्ण है। अघोष वर्ण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है और बहुत ज़्यादा झनकार नहीं होती है, वो अच्छा बोलते समय झनकार नहीं पैदा होती है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्णों में क्या होता है? हाँ, अघोष वर्णों में पहला, दूसरा तथा दंत सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, ये अघोष वर्ण है। किसी शब्द के उच्चारण में जब किसी वर्ण पर अधिक बल पड़ता है, किसी शब्द के उच्चारण में जब कोई शब्द बोलने, कोई अक्षर बोलने पर जब किसी अक्षर पर अधिक बल पड़ता है तो उसे बलाघात कहते हैं। जैसे हमने कहा मेघ, तो मेघ शब्द के उच्चारण में ए पर अधिक बल पड़ता है। मेघ कहा, मेघ, तो मेघ शब्द के उच्चारण में ए पर अधिक बल पड़ता है, इसलिए ए है, ये क्या है? स्वराघात है। इसके अलावा शब्दों के उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि के उच्चारण के बाद, शब्दों के उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरी ध्वनि के उच्चारण के बीच जो अल्पकालीन विराम होता है उसे संगम कहते हैं। शब्दों के उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरी ध्वनि के उच्चारण के बीच जो अल्पकालीन विराम होता है उसे संगम कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब जो है ये विशेष बातें हो गई, जिससे भाषा से संबंधित बातें थी। अब बात आती है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले क्या थी? वैदिक संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर आई पाल, फिर प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी का जन्म हुआ। यह माना जाता है कि हिंदी शब्द वास्तव में ईरानियों की देन है, फारसियों की देन है। भारतवर्ष पर ईरानियों और फारसियों ने आक्रमण किया तो भारतवर्ष का जो है सिंध प्रदेश बहुत ही समृद्ध प्रदेश था, और ईरानी और फारसी लोग सा को हा बोलते हैं, इसलिए वह सिंध प्रदेश को हिंदू प्रदेश कहते थे, और वहाँ पर सिंध नदी थी, उसको वह हिंदू नदी कहते थे। और यहाँ के लोग, जो सिंध प्रदेश के जो लोग थे, वो सिंधु थे, इसलिए ईरानियों ने सिंधु लोगों को हिंदू कहा। ये ध्यान रखना क्या है कि भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया, फारसियों ने आक्रमण किया, भारत देश के लोगों ने, और फिर भारत देश और ईरानियों ने सिंध प्रदेश पर अधिकार कर लिया। ईरानी लोग जो है और फारसी लोग वो सा को हा बोलते हैं, इसलिए उन्होंने सिंध प्रदेश को हिंदू प्रदेश कहा, और वहाँ की नदी सिंध को हिंदू कहा, और वहाँ सिंध प्रदेश के लोग सिंधु थे, उनको हिंदू कहा। और सिंध प्रदेश के लोगों की भाषा थी सिंधी, तो उन्होंने सिंधी को हिंदी नाम दिया। क्या नाम दिया? सिंधी को हिंदी नाम, क्योंकि सा को हा और धा को दा बोलते हैं, इसलिए सिंधी। फारसी भाषा के संपर्क में आने से सिंधी भाषा का नाम ही हिंदी पड़ गया। ये हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये माना जाता है कि सिंधी भाषा ही वास्तव में हिंदी भाषा है, लेकिन जो हम भाषा बोलते हैं वो सिंधी भाषा का ही रूप है, लेकिन ये हिंदी जो है अलग है थोड़ा, और जो हम बोलते हैं उसको कहते हैं खड़ी बोली। भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जन सामान्य की
भाषा के लिए भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कीरत है कूप जल, भाखा बहता नीरे। किसने कहा था? कबीरदास जी ने। लिखी भाखा चौपाई कहें, जैसी ने कहा था। और तुलसीदास ने क्या कहा? भाखा भनित मोरी मति खोई। तुलसीदास का। और केशवदास जी ने कहा भाखा भोल न जानी है जानही इनके कुल के दास। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाखा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले अमीर खुसरो ने भाखा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य प्रदेश की भाषा के अर्थ में प्रचलित थी। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। खालिक बारी भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा में भी मिलता है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें बहुत सी भाषाएं आपस में संबद्ध हैं। और भारत यूरोपीय भाषा परिवार को आर्य परिवार या वीर परिवार भी कहते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। हिंदी में माना जाता है कि चंद छंद वर्ण, कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा को हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। लेकिन इसमें भी कई मतभेद हैं। ये सब हम आपको बाद में अगले अंक में बता देंगे। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट में बताएं। अब शेष जो हिंदी में आप शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी में भी आपको सारी विशेष बातें बताऊंगा, जिससे आप जो है हिंदी के तथ्यों को आसानी समझ सकें और हिंदी में जो विशेष बातें हैं उसे आप जान सकें। धन्यवाद।